Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is calculation of radius of nth shell of hydrogen atom. This topic is taken from the chapter 2 atomic structure. In this topic we will discuss the radius of nth shell from the nucleus. That how much distance of the first shells as from nucleus, second shell from nucleus, third shell from nucleus, and the fourth shell from nucleus. So we know that electron is revolving around the nucleus in a specific path, in a specific orbit. These electrons have mass and as well as velocity. So according to Coulomb's law, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है और ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये एक चार्ज बॉडी है और ये दूसरा चार्ज बॉडी है, ये प्लस चार्ज बॉडी है और ये माइनस चार्ज बॉडी है और ये इसके दरमियान रेडियस है। अकॉर्डिंग टू Coulomb law stated that the electrostatic force of attraction between two charges body as inversely proportional to the radius. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक चार्जेस बॉडी है, ये अनदर चार्ज बॉडी है, ये प्रोटॉन है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास रेडियस कम है तो चार्ज बॉडीज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, अगर ये रेडियस ज्यादा है तो चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कूलम is directly proportional to the Q1 and Q2 divided by R square. तो आप देख सकते हैं कि ये टू चार्जेस बॉडी है। तो अब ये दो चार्जेस बॉडी क्या है? तो पहले मैं इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली कि द फोर्स कूलम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ZE, ये एक चार्ज बॉडी है, N2E another चार्ज बॉडी डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ कूलम्स है इक्वल टू जो कोलम्बिक द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ कूलम इज K ZE into E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं, यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद ये जो K है, द K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो वैल्यू है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8.854 ज़रब 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास अब इस इक्वेशन को, ये फोर्स कोलम्बिक फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इफ कूलम इज इक्वल टू ZE स्क्वायर, क्योंकि ये E और E स्क्वायर करते हैं हम, दो चार्जेस हैं, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R अपनी जगह और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे। अब यहां तक हम समझ गए। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि वी हैव, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, लेकिन कभी नहीं देखा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करीब आ गए और ये न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो गए।
ये किस लिए फॉल डाउन नहीं हो रहा है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का मास है और इसके साथ वेलोसिटी है, तो इस मास की वजह से इसके ऊपर एक अनदर फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो न्यूक्लियस, जो सेंटर के अपोजिट हो, वो फोर्स जो हमारे पास सेंटर के अपोजिट हो, वो बराबर है इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। ये मास और वेलोसिटी की वजह से इनके ऊपर एक अनदर फोर्स अप्लाई होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, अब ये अपोजिट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं कि मैं कह सकता हूं सिंपली कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएंगे। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों बैलेंस होंगे। तो इस बैलेंस की वजह से ये हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन जो अपोजिट ऑफ द सेंटर लग रहा है, वो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, बराबर होगी कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स वो फोर्स है जो सेंटर से लग रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम एक इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं ze² डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। अब सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि ये r और ये r आपस में कैंसल, तो हम लिख सकते हैं कि mv² इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाई 4πε0 r हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहां तक हो गया। अब हम ये इसको रीअरेंज करके रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास क्या होगा? रीअरेंजमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि ये r इज इक्वल टू, हम इसी तरह ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाई 4πε0 mv²। हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि रीअरेंज हो गए, r यहां पे और mv² यहां पे। अब ये सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1। ये इक्वेशन 1 है, 1 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक पोस्टुलेट था बोहर मॉडल के। वो पोस्टुलेट ये है कि द mvr इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई पाई और इसके साथ n। ये एक पोस्टुलेट था। इस पोस्टुलेट में हम इस पोस्टुलेट को यूटिलाइज करके इस रेडियस को हम निकाल सकते हैं, इस रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले सकते हैं। तो क्या होगा? m² v² r² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 2² n π²। अब ये हम इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं 4π²। अब ये भी हो गया और इसके साथ साथ 4π² भी हो गया। अब इससे हम वेलोसिटी को निकालते हैं। अब वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? हम बोथ साइड हम m² r² को डिवाइड करते हैं। जब हम नीचे r² और v² को r² को डिवाइड करेंगे तो ये r
और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इस इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में फिट करें, तो अब इस v में इस v का जो वैल्यू है यहाँ पे फिट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और इसी तरह मल्टीप्लाई बाई n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर इनटू r स्क्वेयर। अब ये देख सकते हैं, अब हम इसको ये इसी तरह भी लिख सकते हैं दैट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर, और ये ऊपर जाएंगे तो 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। अब ये देख सकते हैं ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पाई रह जाएगा, इसी तरह ये m और ये m भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा r इज इक्वल टू z 4 पाई और इसी तरह m इंटू r स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये रह जाएगा। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर, जब ये r स्क्वेयर बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा तो ये r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये r स्क्वेयर जो थे ये r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू एक r रह जाएगा 1 ओवर r, जिसको कहते हैं इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर 4 पाई m r, सॉरी r तो कैंसिल हो गया, अब डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। अब सिंपली वी कैन से दैट यहाँ पे n स्क्वेयर h स्क्वेयर भी है, n स्क्वेयर h स्क्वेयर ये देख सकते हैं, n स्क्वेयर h स्क्वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर ये ऊपर चला गए तो n स्क्वेयर h स्क्वेयर आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे n स्क्वेयर h स्क्वेयर भी है। अब इसके साथ अब नेक्स्ट जो है हम इसको चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, 1 ओवर r जो है ये ऊपर ले जाएंगे तो r हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या 4 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वेयर 4 पाई m, ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट है कि r इज इक्वल टू ये जो n स्क्वेयर है और इसी तरह ये नीचे जो z है ये इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई m, और ये 4 भी हम कैंसिल करते हैं, चलो ये 4 भी आपस में कैंसिल, तो पाई m, और इसके साथ ये क्या रह गया e, और ये e भी है e स्क्वेयर, ये जितनी भी है ये हमारे पास है कांस्टेंट, ये क्या है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का हमारे पास एक वैल्यू है जिसको कहते हैं 0.529 एंगस्ट्रम, 0.529 एंगस्ट्रम, ये हमारे पास इसका वैल्यू है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर आर रेडियस, न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल तक 0.29 एंगस्ट्रम का फासला है। अब हमारे पास अगर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है Z है वो हमारे पास 1 है, Z इज इक्वल टू 1, तो 1 तो हम अगर ना लिखे भी तो कोई मसला नहीं है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि r स्क्वेयर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रम, ये हमारे पास फर्स्ट शेल का है। अगर हमारे पास शेल ज्यादा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास r इज इक्वल टू n की जगह n स्क्वेयर जो है ये n की जगह अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो ये है 2 शेल है, तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रम,
तो अब R इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। इससे जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास सेकंड शेल का ही वैल्यू होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।